नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान भूगोल की इस कड़ी के अंदर। तो साथियों, आज की अपनी जो क्लास है वो पिछली क्लास हमने देखा था कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है और उसका जो पहला भाग है मरुस्थल के बारे में हमने कुछ जानकारियाँ पढ़ी थी। चलिए अब अपने देखते हैं आगे जो दूसरा भाग है मरुस्थल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेजर्ट। चलिए मैं वर्गीकरण की बात करता हूं आपके साथ। तो मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? तो मित्रों, मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भाग? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सा? शुष्क मरुस्थल और एक रहेगा आपकी अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये मरु मैंने शॉर्ट में लिखा है, मरुस्थल ही है, ठीक है। और इनको जो विभाजन का जो आधार है वो आधार क्या रखा है? इनके जो वर्गीकरण का आधार है वो आधार है वर्षा। वर्गीकरण का आधार क्या रखा है? वर्षा। यानी कि वर्षा की मात्रा के आधार पर इनको बांटा गया है। और वर्षा की मात्रा की बात करें तो जहां पे सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, वहां पे अपने शुष्क मरुस्थल यानी कि 0 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर जहां जिस क्षेत्र में वर्षा होती है और वहां पे रेतीला प्रभाव है, रेतीली मिट्टी का जमाव क्षेत्र है, रेत के बड़े बड़े टीले हैं, तो वो आपके हो जाएगा शुष्क मरुस्थल। और 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच वाला जो क्षेत्र है वो आपके हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो मित्रों, अपने शुष्क और अर्ध शुष्क हम लोगों ने मरुस्थल को 2 भागों में बांटा है। अब मैं बात करता हूं शुष्क मरुस्थल की। इनके बीच का जो आधार है बांटने का वो रहेगी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये अपने राजस्थान के अंदर जब जलवायु पढ़ाऊंगा टॉपिक आपको, तो मैं आपको अलग अलग समवर्षा रेखाओं के बारे में बताऊंगा। 10 सेंटीमीटर के बारे में बताऊंगा, 25 सेंटीमीटर के बारे में, 40 सेंटीमीटर के बारे में और 50 सेंटीमीटर के बारे में। कौन सी समवर्षा रेखा कहां से गुजरती है और इनको लेकर के कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार से हैं अपने कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 50 सेंटीमीटर। राजस्थान को लगभग 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 40 सेंटीमीटर। शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो 25 सेंटीमीटर। रेडक्लिफ रेखा के सहारे गुजरने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के कुछ एक क्वेश्चन है वो आपके साथ में साझा कर दूंगा, चिंता नहीं करिएगा। और जो भी मित्र हैं मेरे ऑनलाइन है, एक बार अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवा दें। और मैं देख पा रहा हूं आपके कमेंट्स, तो मुझे बताइएगा कि आपको कहां दिक्कत आ रही है, कहां नहीं आ रही है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा कमेंट कर रहे हैं वो मत करो यार, ठीक है। कमेंट में कुछ नहीं है, थोड़ा पढ़ लो और बाकी मेरे साथ बने रहिएगा। जो अपने कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और मेरे साथ साथ आप लिखते रहिएगा। तो चलते हैं आगे। अब मैं बात करता हूं शुष्क मरुस्थल की। तो शुष्क मरुस्थल को उन्हें मित्रों 2 भागों में बांटा गया है। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, इसका मतलब है कि वो क्षेत्र जहां पे बालू का स्तूप, जो सैंड ड्यून्स है, उनका जमाव है। और एक है आपके बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो एक बार यहां से क्वेश्चन आया था, ग्राम सेवक जो 2015-16 में हुई थी, ये वाले ने, इससे पहले जो वीडियो का पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन इस प्रकार से था कि राजस्थान में शुष्क मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है। तो एक प्रतिशत को लेकर के क्वेश्चन भी पूछ लिया था। तो ये भी आपको मैं बता देता हूं कि शुष्क मरुस्थल है उसका 41.5% भाग बालू का स्तूप मुक्त है और उसका 58.5% भाग बालू का स्तूप युक्त है। ये वाला भी याद रखिएगा आप। चलिए अब चलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की ओर। और अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो शुष्क मरुस्थल को हम लोगों ने बांटा था 2 भाग में और अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम बांटने वाले हैं कितने भाग में? 4 भाग में। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल के कितने भाग हैं मित्रों? 4 कौन से हैं? तो पहला तो आपके हो जाएगा लूणी बेसिन। पहला कौन सा भाग होगा? लूणी बेसिन। दूसरा जो भाग होगा वो आपके हो जाएगा
नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपके हो जाएगा नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। दूसरा जो आपका हो जाएगा नागौर उच्च भूमि क्षेत्र हो जाएगा। और तीसरा जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा आपके शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र। शेखावाटी अंतः प्रवाही या आंतरिक प्रवाही, अंतः प्रवाही क्षेत्र। और चौथा आपके हो जाएगा घग्गर बेसिन। ये जो अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ में जहाँ से वर्तमान में घग्गर नदी बहती है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो घग्गर बेसिन कहलाता है। और लूणी बेसिन की मैं बात करूँ तो बाड़मेर, जालोर, पाली और जोधपुर का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, यहाँ पे लूणी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। और आपके नागौर और जो अजमेर का जो क्षेत्र है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है, उसे नागौर उच्च भूमि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और शेखावाटी यानी कि जो अपना चूरू, सिक्कर और झुंझुनू का जो नीचे बसा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ी आंतरिक नदियाँ ज़्यादा है। और अन्य क्षेत्रों से यानी कि इस साइड अपने नागौर अजमेर आ गए, उस साइड अपने चूरू अपने बीकानेर वाला एरिया आ गया, और इस साइड गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे एरिए ऊपर हैं और ये थोड़ा सा इनसे नीचे हैं, इसलिए यहाँ पे आंतरिक नदियों का जमाव क्षेत्र अधिक पाया जाता है और ये अंतः प्रवाही क्षेत्र कहलाता है। घग्गर बेसिन यानी कि अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र वो घग्गर बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। अभी अब अपने सबसे पहले लेंगे हम शुष्क मरुस्थल। ठीक है, अब शुष्क मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं हैं, शुष्क मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, क्या है शुष्क मरुस्थल के अंदर, ये सभी की सभी हम शुष्क मरुस्थल में देखने वाले हैं। और मरुस्थल का जो वर्गीकरण का जो मित्रों आधार है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को माना गया है। ठीक है, और जो आधार क्या है, वर्षा को माना गया है। और वर्षा के साथ साथ इनका जो आधार है ये वाला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को माना गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। फिर अपने शुष्क मरुस्थल यानी कि ये जो आपको मैप में दिख रहा है, ठीक है, ये जो राजस्थान का पूरा जो अपना मैप है, इस मैप के अंदर ये जो पार्ट है ये वाला, यानी कि यहाँ पे अगर मैं जिलों की बात करता हूँ मित्रों तो ये वाला अपने जो जिला है वो जिला आ जाएगा। कौन सा जिला होगा, ये वाला जो जिला है अपना जैसलमेर जिला आ जाएगा। सॉरी, चलिए, ये जो जिला है अपना जैसलमेर जिला आ जाएगा। जैसलमेर के ऊपर ये वाला अपना बीकानेर आ जाएगा, ये अपना जोधपुर आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला क्षेत्र बाड़मेर का आ जाएगा, और इसमें कुछ एक भाग अपना चूरू का भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ एक भाग अपने, माफ़ कीजिए, कुछ एक भाग अपने चूरू का भी आ जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है ये वाला अपना शुष्क मरुस्थल कहलाता है। अब शुष्क मरुस्थल की बात करें तो ये वाली यानी कि वह क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है यह शुष्क मरुस्थल कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका जो दूसरा नाम है यह है आपके राठी क्षेत्र, और इसे कहा जाता है महान भारतीय मरुस्थल। महान भारतीय महान भारतीय मरुस्थल और राठी क्षेत्र, यानी कि ये वाला जो राठी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र है अपना, इसका जो विस्तार की बात करें, ये कहाँ पे फैला हुआ है विस्तार, ये जो क्षेत्र है ये वाला अपने रेड क्लिफ रेखा के सहारे। रेड क्लिफ रेखा की बात करूं तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सन 1947 में, अगस्त 1947 में सर C.J. रेडक्लिफ के द्वारा एक रेखा खींची गई थी, जो कि
भारत और पाकिस्तान की सीमा थी और उस सीमा रेखा का नाम दिया था रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन। और रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के सहारे जो अपना शुष्क मरुस्थल फैला हुआ है और इस मरुस्थल की खूब सारी विशेषताएं हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, जिले कौन कौन से हैं जहां पे ये फैला हुआ है। अब मैं जिलों की बात करूं तो सबसे बड़ा जो जिला है जहां पे ये फैला हुआ है मित्रों, वो है आपका जैसलमेर, फिर बाड़मेर, बाड़मेर का भी कौन सा, जो इस साइड वाला पश्चिमी भाग है, बीकानेर और जोधपुर। अब जोधपुर में भी कौन सा, जो पश्चिमी फलोदी के आसपास वाला क्षेत्र है, और इसके अलावा थोड़ा सा जो चूरू का भाग है, चूरू का उस साइड वाला, बीकानेर के साइड वाला जो भाग है वो इसमें आएगा। ठीक है, अब मैं इसमें बात करूं इसके वर्गीकरण की, तो इसके जो वर्गीकरण है मैंने आपको दो बताए थे शुष्क मरुस्थल की। तो पहला जो वर्गीकरण है वो है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश या मुक्त क्षेत्र। तो बालू का स्तूप जो युक्त क्षेत्र है मित्रों, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बालू का स्तूप जो युक्त क्षेत्र है। अब इस युक्त क्षेत्र की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बालू का स्तूपों के अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं, यानी कि बालू का स्तूप ने जो सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं। और इन सैंड ड्यून्स के क्या क्या नाम हैं, यानी कि सबसे पहली बात यहां क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप का जमाव। अब बालू का स्तूप के यहां पे क्या पाए जाते हैं, अलग अलग बालू का स्तूप के क्या है, प्रकार है, अलग अलग क्या है बालू का स्तूप के प्रकार। अब प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक एक करके मैं आपको नाम बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब ये नाम इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले जो बालू का स्तूप है, उस बालू का स्तूप की मैं बात करूं तो अपने बालू का स्तूप आ जाएगा कौन सा भाई, बरखान। बालू का स्तूप का नाम रहेगा बरखान। आपके बरखान को अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है। बरखान के बाद आपके मैं बात करूं तो बालू का स्तूप आ जाएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। फिर आपके आ जाएगा अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। उसके बाद आपके आ जाएगा पैराबोलिक या परवलयाकार, पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आपके बालू का स्तूप आ जाएगा सीफ, और एक बालू का स्तूप आपके आ जाएगा तारानुमा, जो कि तारे की आकृति का होता है। एक आपके हो जाएगा सब्र काफीज, जो कि छोटे छोटे बालू का स्तूप होते हैं झाड़ियों के सहारे निर्मित। तो ये कुछ एक बालू का स्तूपों के नाम है, कुछ बालू का स्तूपों के प्रकार हैं। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे एक मैप की सहायता से बताना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मित्रों आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है। और इसके अलावा ये जो जितना भी आपको जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बालू का स्तूप है। और इन बालू का स्तूप के बीच में यहाँ पे ये जो क्षेत्र है बालू का स्तूप से मुक्त है। अब मुक्त का मतलब है कि यहाँ पे सैंड ड्यून्स फ्री एरिया है, और सैंड ड्यून नहीं है तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कंकर पत्थर का जमाव है। ठीक है, यहाँ पे कंकर पत्थर का जमाव है। और यहाँ का जो मरुस्थल है वो कैसा है, यहाँ का जो मरुस्थल है वो पथरीला मरुस्थल है। आप याद रखिएगा, यहाँ का जो मरुस्थल है वो पथरीला मरुस्थल है। और ये जो मरुस्थल है, ये जो ब्राउन रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये मरुस्थल कैसा है, ये मरुस्थल है रेतीला। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला मरुस्थल कैसा है मित्रों, ये वाला पथरीला मरुस्थल। अब आप सोचोगे कि मरुस्थल तो एक ही होता है, आप सोचोगे कि भाई मरुस्थल तो एक ही होता है जहां पे रेत होती है। नहीं, मरुस्थल के 3 प्रकार होते हैं, और तीनों के भूगोल में एक का नाम है इर्ग, एक का नाम है रेग और एक का नाम है हम्मादा। ठीक है, लो भाई सोचने वाली बात आ गई। अब इर्ग किसे कहते हैं, रेग किसे कहते हैं, हम्मादा। अब इर्ग मतलब जो रेतीला मरुस्थल होता है उसे कहा जाता है इर्ग, और जो पथरीला मरुस्थल होता है उसे कहा जाता है हम्मादा। क्या कहा जाता है, हम्मादा। और जो दोनों का मिश्रण होता है उसे कहा जाता है रेग, उसे कहा जाता है रेग। जहां पे कंकरीला और रेतीला दोनों मरुस्थल पाए जाते हैं उसे रेग के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो आगे की कड़ी में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं। तो पहला अपना है कौन सा, रेतीला मरुस्थल, ठीक है, जिसे अपने इर्ग कहा जाता है। दूसरा है पथरीला मरुस्थल, और तीसरा है आपका ये कौन सा, मिश्रित वाला मरुस्थल।
अब अपने सबसे पहले देखते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो यहाँ पे बालू का स्तूपों का जमाव है और बालू का स्तूपों के अलग अलग क्या है, यहाँ पे अलग अलग बालू का स्तूपों के प्रकार मिलते हैं। तो प्रकारों में बालू का स्तूपों के नाम है बरखान, अनुप्रस्थ, ठीक है, और अनुदैर्ध्य, तारानुमा, पैराबोलिक, सीफ और सब्र काफिज, इस प्रकार के बालू का स्तूप। अब एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सा बालू का स्तूप क्या है। अब देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके लिए मैंने थोड़ा ये नवाचार भी किया है। अब इसमें ये रहेगा कि बरखान क्या होता है, बरखान का निर्माण कैसे होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरखान कहाँ पाए जाते हैं या सर्वाधिक बरखान से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, हम क्वेश्चन के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों चलिए मेरे साथ, और आपके लिए थोड़ा सा हमारी टीम ने प्रयास भी किया है, जो एडिटिंग टीम है उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। उन्होंने इतनी मेहनत की है आपके साथ, तो उनकी भी मेहनत है, हमारी भी मेहनत है, आप भी मेहनत कीजिएगा तो सफलता जरूर हासिल होगी। चलिए, अब बरखान की बात करूं तो बरखान में सिंपल सी होता है कि अब पहले 2-4 लाइनें मैं लिखता हूं, फिर समझाता हूं मैं आपको बरखान कैसे होते हैं। तो बरखान जो बालू का स्तूप होते हैं वो वाले आपके होते हैं अर्धचंद्राकार प्रकार के, माफ कीजिएगा। बरखान कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, यानी कि जो आधे चांद की आकृति के बालू का स्तूप होते हैं वो वाले, ठीक है। और उसके बाद बात करूं तो ये वाले होते हैं सर्वाधिक गतिशील। ये बालू का स्तूप कैसे होते हैं, सर्वाधिक गतिशील, मतलब सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं, गति सबसे ज्यादा करते हैं। अब जो बालू का स्तूप सबसे ज्यादा गति करेगा, तो आपको भी पता होगा, जिस खेत में, एक खेत में मानो बालू का स्तूप है और वो कुछ ही टाइम बाद दूसरे खेत में चला जाएगा, तो उस खेत की भी वो क्या कर देगा, वो उसे विनाश कर देगा वहां पे। तो ये वाला ये क्या हो जाएगा, सर्वाधिक विनाशकारी। सर्वाधिक विनाशकारी। तो ये जो बरखान जो बालू का स्तूप है वो अर्धचंद्राकार प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं और सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। अब इनका विस्तार सर्वाधिक कहाँ पे है, विस्तार, और ये विस्तार की बात करें हम कि इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, तो इनका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो भाई शेखावाटी के अंदर है। कहाँ पे ये पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, शेखावाटी। और शेखावाटी की भी बात करें तो शेखावाटी में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं चूरू के अंदर। शेखावाटी में 3 जिले हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू, लेकिन शेखावाटी में ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो क्षेत्र पूछे सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र बरखान से तो शेखावाटी, और जिला पूछे सबसे ज़्यादा तो बताइएगा चूरू। कौन सा बताओगे, चूरू। और चूरू का भी मैं एक बात कहूँ, एक अपने गाँव का नाम है भालेरी गाँव, सर्वाधिक, ये भी सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा गांव है, भालेरी गांव। और भालेरी गांव कहाँ का है, तो भालेरी गांव है चूरू का। इसके अलावा कौन सा क्षेत्र फेमस है, तो इसके अलावा एक देशनोक का जो क्षेत्र है, देशनोक आप सभी परिचित होंगे, माँ करनी का जो क्षेत्र है देशनोक, ठीक है। तो देशनोक करनी माता का मंदिर भी है, देशनोक का इलाका है वो भी बरखान से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब भालेरी की जगह कई बार आप ध्यान रखना कि भालेरी की जगह पालेरी गांव भी आ सकता है, ठीक है, भालेरी या पालेरी गांव। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि बरखान से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र या सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है बरखान के लिए, तो भालेरी या पालेरी गांव चूरू ये प्रसिद्ध माना गया है, ठीक है। तो बरखान के अंदर इस प्रकार से होता है कि आप याद रखिएगा, जो अब ये जो आधा चांद आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये इस प्रकार है, और ये जो आकृति बन रही है, ये देखो आप, आधे चांद की बन रही है। तो आधे चांद की आकृति का जो अपना है, और इनमें जो विंड की डायरेक्शन रहती है, जो पवनों की दिशा रहती है, वो इस प्रकार से है। ध्यान रखिएगा, पवनों की दिशा है जो इस प्रकार से है, ये वाली आपकी विंड डायरेक्शन है। तो इस प्रकार यानी कि पवनों की दिशा के इस साइड ये बनने वाले जो बालू का स्तूप है, ये वाले अपने क्या है, और यहाँ पे अपने ये जो छाया क्षेत्र है, जो छाया वृष्टि छाया क्षेत्र है, वो इस प्रकार यहाँ पे बनेगा सैंड, जो अपने एवेलेंचेज यहाँ पे बनेगा। और ड्यून्स का मूवमेंट है, यानी कि जो अपने इस साइड से आ रहा है, तो अपने आगे गति भी किस दिशा में करेगा, ये इस दिशा में करेगा ड्यून्स मूवमेंट, ठीक है। और इसका नाम है बरखान ड्यून, बरखान ड्यून, यानी कि बरखान जो अपना है, और ये जो अपने स्लिप फेस, इस प्रकार का जो इसका मुंह है वो इस प्रकार से बनेगा भाई यहाँ पे। और ये जो आकृति है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है, और इनमें पवनों की दिशा ये रहती है, और ये आधे चांद की आकृति के हो गए। आपको दिखाई दे रहा होगा,
हो गए ना आधे चांद की आकृति के। तो इस प्रकार ये जो बालू का स्तूप है ये वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहलाते हैं। दूसरा अपना जो बालू का स्तूप है भाई, दूसरा जो अपना बालू का स्तूप है वो वाला है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है, यानी कि अपने ट्रांसवर्स बालू का सैंड्यून्स, जो अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की मैं बात करूं, अगर मैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करूं तो ये क्या होते हैं कि ये पवनों के समकोण होते हैं। ये वाले जो बालू का स्तूप क्या होते हैं, पवनों के समकोण निर्मित। ये जो बालू का स्तूप है ये पवनों के समकोण निर्मित होते हैं, यानी कि ये जो इस दिशा में अगर पवन आ रही है, ये जो पवन की हवा की दिशा क्या है, ये वाली डायरेक्शन रहेगी पवनों की, और ये जो पवनों के क्या करते हैं, समकोण निर्मित होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ये जो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं ये जम जाते हैं यहाँ पे रेत के धोरे, ठीक है, और यहाँ पे जम जाते हैं। इस साइड से अपने ये पवनें आती हैं इनमें, ये इस साइड से पवनें, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये इस दिशा में ऐसे होते हैं यूँ, और इस दिशा से पवन आती है। विंड्स का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन रहता है, और ये जो डायरेक्शन है ये अपने दोहरे और ये जो रेत के टीले और ये जो पवन होती है उनके समकोण स्थिति पे आती है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे काटती है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पवनों के समकोण निर्मित बालू का स्तूप कौन से है। तो मित्रों पवनों के समकोण जो निर्मित बालू का स्तूप है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं, इसलिए इन्हें समकोण बालू का स्तूप भी कहते हैं, ठीक है। और इनका निर्माण कैसे होता है, तो पवन के मार्ग में अवरोध आने के कारण या पवनों के मार्ग में अवरोध से निर्मित। इनका निर्माण कैसे होता है, पवन जो विंड्स होती है उनके मार्ग में कुछ रुकावट आ जाती है, कुछ ब्रेक आ जाता है, इसलिए इनका निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं ये भी याद रखिएगा, ये वाले जो बालू का स्तूप है सर्वाधिक अपने जोधपुर जिले के अंदर पाए जाते हैं। कैसे, कहाँ पे पाए जाते हैं, सर्वाधिक जोधपुर जिले में पाए जाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो अपने दो बालू का स्तूप हो गया, पहला हो गया पैराबोल, पहला हो गया बरखान, दूसरा हो गया अनुप्रस्थ, ठीक है। अब तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा जो बालू का स्तूप है वो वाला है तारानुमा बालू का स्तूप। और तारानुमा बालू का स्तूप की बात करें तो ये चारों ओर की पवनों के वेग से, चारों ओर की पवनों के वेग से निर्मित बालू का स्तूप। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, तो ये आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर जिले में। कहाँ पाए जाते हैं मित्रों, ये जैसलमेर जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो आकृति होती है वो एक तारे के समान होती है, इसलिए इन्हें अपने क्या कहा जाता है। और इनकी जो विंड्स होती है वो चारों ओर से यूं आती है, इसलिए वापस इनको क्या करती है, जगह जगह से काट देती है, और इसलिए वापस अपने ये वाले जो बालू का स्तूप होते हैं ये तारानुमा बालू का स्तूप कहलाते हैं, एक तारे की आकृति के होते हैं। अगला है अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य या रेखीय, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जो अपने सैंड ड्यून्स होते हैं अनुदैर्ध्य। अब अनुदैर्ध्य की मैं बात करूं तो अनुदैर्ध्य या रेखीय जो बालू का स्तूप है, और ये जो बालू का स्तूप इनका जो निर्माण है वो कैसे होता है कि ये अपने पवनों के क्या होते हैं, समांतर निर्मित होते हैं। तो इनमें लिख सकते हैं कि पवनों के समांतर निर्मित बालू का स्तूप। पवनों के समांतर निर्मित जो बालू का स्तूप होते हैं वो वाले अपने कौन से, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं, ठीक है। और इनका जो निर्माण कैसे होता है कि पवन की जो गति होती है, जो अपने देखो इस प्रकार ये जो जैसे अपने ये वाले जो बालू का स्तूप है, अगर मैं बात करूं बालू का स्तूपों की, तो ये जो बालू का स्तूप इस प्रकार के हैं भाई, ऐसे मान लो सपोज दैट ये बालू का स्तूप है और ये रेत के धोरों की जो सीरीज चल रही है, और इनकी जो दिशा है वो विंड्स की जो डायरेक्शन है वो ये वाली रहेगी, ठीक है। अपने इस साइड से ये जो रेत के धोरे हैं ये वाले, जैसे ये रेत के धोरे हैं, और ये जो विंड्स है इस प्रकार से, ये जो इस प्रकार से जो विंड्स है ये वाली चल रही है, ये जो अपने इस प्रकार से जैसे रेत का ये टीले हैं ये वाले, ठीक है। और इनकी विंड्स की डायरेक्शन भी क्या होती है, इनके बिल्कुल साथ में ही होती है, इसलिए इसे रेखीय बालू का स्तूप भी कहता है।
तो इसका निर्माण कैसे होता है? पवन की गति या पवनों की गति मंद, मंद मतलब धीमी, स्लो, मंद होने से निर्मित। पवनों की गति के धीमे होने के कारण इनका निर्माण होता है मित्रों। और अनुदैर्ध्य की बात करें तो ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो अनुदैर्ध्य भी सर्वाधिक आपके कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये कहाँ? अपने बाड़मेर वाला जो इलाका है, माफ कीजिएगा, अपना जो बाड़मेर वाला इलाका है उसमें भी पाया जाते हैं। ठीक है, अपने 4 बालू का स्तूप हो गया। पहला हो गया बरखान, दूसरा हो गया अनुप्रस्थ, तीसरा हो गया रेखीय, चौथा हो गया अनुदैर्ध्य। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो बालू का स्तूप है उसका नाम है पैराबोलिक बालू का स्तूप। बहुत ही महत्वपूर्ण बालू का स्तूप है भाई ये पैराबोलिक। इस पैराबोलिक के बारे में क्वेश्चन, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन इस प्रकार से है कि महिलाओं के बालों की पिन के आकार का कौन सा बालों का स्तूप है? महिलाएं जो अपने बालों के अंदर जो हेयर क्लिप लगाती है, आप सबको पता होगा, कुछ लोगों ने लाके दी भी होगी। जो शादीशुदा मित्र है मेरे, उन्होंने अपने महिलाओं को जो छोटी सी हेयर क्लिप होती है हेयर, तो उसको कभी लाके दी होगी। और कुछ ने नहीं लाके, बिना शादी वाले हैं, उन्होंने भी शायद हो सकता लाके दी हो, किसी अपनी महिला मित्र को दी हो या अपनी बहन को दी हो या अपनी मम्मी ने भी मंगवा ली हो। तो ये वाली, तो इसके क्वेश्चन बनता है इससे महिलाओं के बालों की पिन के आकार के बालों का स्तूप, यानी कि जो महिलाएं लेडीज होती है उनके हेयर क्लिप होती है, उनके आकार का ये जो बालों का स्तूप होता है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो ये लगभग बरखान का उल्टा होता है। बरखान इस दिशा में, ये पवन की जो विंड्स है ये वाली रहेगी, और ये जो बालू का स्तूप होते हैं वो इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, और ये जो बरखान का क्या होता है, लगभग ये क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। बरखान तो क्या होते हैं? इस टाइप के होते हैं, और ये जो बालू का स्तूप क्या होते हैं? ये वाले इस टाइप के होते हैं। इनमें विंड्स की डायरेक्शन ये बरखान की उल्टी है, और इसमें विंड्स की डायरेक्शन ये ऐसी रहती है। ठीक है, और ये जो महिलाओं के बालों के पिन के आकार के बालों का स्तूप बनते हैं। फिर राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। एक विशेषता है कि सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी पूछे कि सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो मित्रों सर्वाधिक ये बीकानेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा ये बीकानेर में पाए जाते हैं। तो महिलाओं के बालों की पिन के आकार के बालों का स्तूप है, और ये सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो अपने सभी जिलों में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा ये वाले जो पाए जाते हैं वो वाले अपने हैं कहाँ पे? बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो थी इनकी विशेषता। फिर आगे अपने देखते हैं सीफ। सीफ का सिंपल सा है कि ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये बरखान के निर्माण के दौरान, बरखान के निर्माण के दौरान पवनों की दिशा परिवर्तन से निर्मित होते हैं। ठीक है, और ये जो सर्वाधिक है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सर्वाधिक पाए जाते हैं हनुमानगढ़ से हिसार। हिसार कहाँ पे आता है? हरियाणा में, हिसार तक। हनुमानगढ़ से हिसार तक ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये जो को आपको अगर मैं बताना चाहूँगा कि ये इस टाइप के निर्माण होते हैं, जैसे सपोज दैट ये बरखान है या फिर अपने ये वाले बरखान है, और बरखान में जो पवनों की दिशा होती है ये वाली होती है। ठीक है, बरखान में जो पवनों की दिशा होती है वो कैसी होती है? इस प्रकार से होती है। लेकिन इनका जो है ये वाला तो क्या हो गया?
ये वाला तो बरखान हो गया। लेकिन बरखान का निर्माण के दौरान जैसे कई बार क्या होता है, पवन की दिशा ये परिवर्तित होगी। अब पवन की दिशा परिवर्तित होगी तो इसका जो ऊपर वाला भाग है वो तो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसके एक साइड वाला जो भाग है वो बड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, एक साइड वाला जो सींग टाइप है, वो हॉर्न टाइप है, ये वाला इस प्रकार आगे बढ़ जाएगा। और एक साइड वाला, क्योंकि इस साइड में पवन की दिशा ही नहीं जा रही है, अब पवन की दिशा इस साइड में जा रही है तो ये वाला आगे बढ़ जाएगा। तो सीफ की आकृति कैसी होती है, ये वाला सीफ होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सब्र काफिज। सब्र काफिज की बात करूं तो ये बालू का स्तूप नहीं है, छोटी धूल का एक जमाव है। और ये जो धूल का जमाव है छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे जमाव होता है। ठीक है, छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे। अब अगर मैं बात करूं जैसे मान लो सब्र काफिज की, तो सब्र काफिज एक, चलिए सब्र काफिज में पहले आपको मैं लिख देता हूं कि सब्र काफिज में क्या होता है। झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप। अब ये सब जगह ही पाए जाते हैं मरुस्थलों के अंदर। ठीक है, झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप। अभी देखो ये वाली छोटी छोटी क्या होती हैं, जैसे सपोज दैट ये छोटी छोटी झाड़ियां होती है भाई, सपोज दैट ये झाड़ी होगी छोटी छोटी। अब इन झाड़ियों के सहारे ये छोटा छोटा रेत का जमाव आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो बालू का स्तूप, ये अपने क्या हो गए, ये झाड़ी होगी, और यहाँ पे अपने क्या हो गया, ये रेत का जमाव। और ये जो रेत का जमाव है ये वाला अपना क्या है, ये बालू का स्तूप हो गया। इसे सब्र काफिज बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, हम लोगों ने देखा है आज बालू का स्तूपों के प्रकार। और बालू का स्तूपों के प्रकार में पहला है बरखान, जो कि अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा सहकावटी क्षेत्र में पाया जाता है। अर्धचंद्राकार प्रकार का बालू का स्तूप होता है, सर्वाधिक गतिशील होता है, सर्वाधिक विनाशकारी होता है। दूसरा मैंने देखा था कौन सा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो पवनों के समकोण दिशा में निर्मित होता है और पवनों की जो अपने दिशा परिवर्तन से भी इनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, और फिर अपने बात करते हैं अनुप्रस्थ की, तो अनुप्रस्थ सबसे ज़्यादा पाया जाता है जोधपुर जिले के अंदर। फिर तीसरा देखा था तारानुमा। तारानुमा यानी कि चारों ओर के पवनों के वेग से निर्मित बालू का स्तूप तारानुमा कहलाता है। तारे की आकृति के होते हैं और ये सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखा था इसके बाद अनुदैर्ध्य रेखीय बालू का स्तूप। पवनों के समांतर दिशा में निर्मित जो बालू का स्तूप होते हैं वो रेखीय बालू का स्तूप कहलाते हैं। ये सबसे ज़्यादा जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था पैराबोलिक या परवलयाकार। पैराबोलिक को परवलयाकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है। जो पैराबोलिक है, इस पैराबोलिक को क्या कहा जाता है, परवलयाकार। इसका दूसरा नाम एक परवलयाकार बालू का स्तूप भी इसे कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब ये महिलाओं के बालों के पिन के आकार, जो महिलाएं होती हैं उनके बालों के अंदर कुछ लोहे की छोटी सी एक पिन क्लिप लगाते हैं, जिसको एक साइड मोड़ते हैं तो यूं हो जाती है, फिर दूसरी साइड उसको मोड़ते हैं तो थोड़ी सी वो खुल जाती है, फिर उसके बीच में बाल देकर के वापस यूं फोल्ड करते हैं तो बाल उसमें चिपक जाते हैं। आप सभी को परिचित होगा। तो ये महिलाओं के बालों के पिन के आकार के होते हैं। ये बरखान के विपरीत होते हैं। ये क्या होते हैं, एक इसकी विशेषता ये भी है कि ये बरखान के, क्या आप देख रहे होंगे, ये बरखान है और ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, बरखान के ये क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये बरखान के विपरीत होते हैं। ठीक है, और राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा बालू का स्तूपों का विस्तार मिलता है। और फिर भी पूछे कौन सा जिला विशेष, तो बीकानेर के अंदर इसका थोड़ा विस्तार ज़्यादा पाया जाता है। और ये सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। राजस्थान के जितने भी जो सभी मरुस्थलीय जिले हैं 12, उन सभी 12 जिलों में पाया जाने वाला, यानी कि एकमात्र ऐसा ये बालू का स्तूप है जो सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। उसके बाद में आपने देखा था कौन सा, पैराबोलिक के बाद में सीफ। सीफ की बात करें तो बरखान के निर्माण के दौरान पवन की जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है। दिशा परिवर्तित से जो निर्माण होता है बालू का स्तूप का, वो आपके सीफ कहलाता है। और सीफ सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ से लेकर के हिसार, हरियाणा वाला जो इलाका है, यहाँ पे पाया जाता है। फिर अपने बात करें सब्र काफिज। सब्र काफिज की बात करें तो झाड़ियों के सहारे छोटे छोटे बालू का स्तूप होते हैं, उनका निर्माण यहाँ पे होता है झाड़ियों के सहारे। और ये जो बालू का स्तूप है राजस्थान में हर जिलों में लगभग ये पाए जाते हैं। अब अपने बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट की। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो अपने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि जो अपना बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, अब ये मुक्त प्रदेश कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, इनके बारे में भी चर्चा करने वाले हम।
यानी कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ही आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें मतलब कह सकते हैं कि शुष्क मरुस्थल का वह भाग जो बालू का स्तूप रहित है, यानी कि यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है, तो बालू का स्तूप नहीं पाया जाता तो क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे कंकर पत्थर का जमाव है, कंकर पत्थर का जमाव क्षेत्र। अब कंकर पत्थर का जमाव है, इसका मतलब ये मरुस्थल कैसा हो गया, पथरीला मरुस्थल। यहाँ पे अपने बालू का स्तूप में रेत नहीं है, कंकर पत्थर का जमाव है, और कंकर पत्थर का जमाव है, ये पथरीला मरुस्थल है। और ये पथरीला मरुस्थल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। और इस क्षेत्र की मैं बात करूं मित्रों, तो ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है। अब ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अपने एक जगह आती है, एक जैसलमेर जिला है, जैसलमेर में एक जगह आती है पोकरण। यहाँ मैं बात करूँ तो अपने जोधपुर जिला है, जोधपुर जिले में एक जगह आती है फलोदी तहसील। और इस जगह में यूँ बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर जाऊँगा, यहाँ पे अगर मैं, तो यहाँ पे एक जगह आती है, ये वाला जिला आता है बाड़मेर, और बाड़मेर की जगह आती है बालोतरा। ठीक है, तो ये इन तीन जिलों के मध्य ये एक त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार आकृति में ये फैला हुआ है। और इसकी मैं अन्य बात करूँ, इसकी मैं अन्य शुष्क मरुस्थल का, ठीक है, ये बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है, कंकर पत्थर का जमाव है, इसलिए इस पथरीला मरुस्थल है, तो इसलिए इसे बाड़मेर जैसलमेर का पथरीला मरुस्थल भी कहा जाता है। इसे बाड़मेर जैसलमेर का पथरीला मरुस्थल। इसका दूसरा जो नाम है बाड़मेर जैसलमेर का पथरीला मरुस्थल भी इसे कहा जाता है। और बाड़मेर जैसलमेर का पथरीला मरुस्थल है और कुछ जगह इसे अपने मगरा भी कहा जाता है, कुछ जगह इसे क्या कहा जाता है, मगरा भी कहते हैं। और मगरा ये कहाँ कहते हैं, तो फलोदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है, कुछ एक गांव है फलोदी के आसपास के, ठीक है, उन फलोदी के आसपास वाले गांव में इसे, यहाँ पे जो बड़े बड़े जो इसके कंकर पत्थर जमाव के टीले हैं, उन टीलों को अपने मगरा के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, कुछ स्थानीय लोग हैं अगर फलोदी के आसपास के, तो उन्हें भली भांति पता होगा कि इसे अपने आसपास के क्षेत्र में मगरा कहा जाता है। ठीक है, और ये भी अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो ये जो क्षेत्र है अपना, इसके चारों ओर ये जो बालू का स्तूपों का जमाव क्षेत्र है, और ये बालू का स्तूपों से मुक्त क्षेत्र है। और बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है वो कितना है, तो बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, और बाकी का जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। ठीक है, और अपने इसी के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो इसका विस्तार है ये कहाँ पे है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो कहाँ पे है, जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है इसका कहाँ कहाँ पे विस्तार है, तो ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसका जो विस्तार है, पोकरण, पोकरण किस जिले में, जैसलमेर, पोकरण फलोदी किस जिले में, जोधपुर, और बालोतरा किस जिले में, बाड़मेर। पोकरण फलोदी बालोतरा के मध्य त्रिभुजाकार आकृति में, यानी कि अपना, अगर मैं इस साइड एक थोड़ा सा एक डायरेक्शन बनाना चाहूंगा कि यहाँ पे अपने पोकरण आ गया, यहाँ पे फलोदी आ गया, यहाँ पे अपना ये बालोतरा आ गया। ठीक है, चलो 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 चलो, ये रहा अपना पोकरण, ये रहा अपना फलोदी, ये रहा बालोतरा। अब इसके बीच का जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, याद रखना। ठीक है, और इसके आसपास अब अपने यहां पे कुछ एक अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं, कुछ एक क्या पाई जाती हैं, ये वाली अवशिष्ट पहाड़ियाँ। और ये जो क्षेत्र है इसके आसपास वाला, ये वाला
ये वाला। इसके आसपास वाला जो पोकरण के आसपास वाला ये जो क्षेत्र है आपके, ये वाला आपके क्षेत्र कहलाता है लाठी सिरिंज क्षेत्र। क्या कहलाएगा मित्रों? ये वाला लाठी क्षेत्र कहलाएगा, लाठी सिरिंज क्षेत्र, यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पे घग्गर नदी या सरस्वती जो प्राचीन नदी है वैदिक सभ्यता की, सरस्वती नदी के भूगर्भ के अंदर कुछ एक अपने को अवशेष मिले हैं, अवशेष के रूप में लाठी सिरिंज क्षेत्र है, वो यहाँ पे पाई जाती है। अब ये जो इलाका है, यहाँ पे सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि पत्थर वाला भाग है, इसलिए इस इलाके को सीज कहा जाता है। अब सीज क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। सीज मतलब होता है इस एरिया को घोषित किया गया है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन घोषित किया गया है, यानी कि यहाँ पे सोलर एनर्जी की प्रबल संभावनाएं हैं, सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। और ये जो एरिया है सोलर एनर्जी वाला, इसे अपने कहा जाता है विश्व का शक्ति ग्रह। विश्व का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ वर्ल्ड। तो विश्व के शक्ति ग्रह के नाम से ये जाना जाता है सोलर जो अपना एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन है, ये वाला, ठीक है। और ये पोकरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य फैला हुआ है त्रिभुजाकार आकृति में। और अन्य थोड़ी सी बात करें तो इसके अलावा कुछ एक क्षेत्र और है। अब ये कुछ क्षेत्र और कौन कौन से हैं इनके बारे में देखते हैं। तो ये अन्य जो क्षेत्र है, बरसिंग सर, और बरसिंग सर कहाँ पे आता है? बीकानेर से 11 कहाँ पे आता है? नागौर के मध्य पट्टी नुमा रूप में, यानी एक लंबी पट्टी के रूप में बरसिंग सर, जो कि अपना बीकानेर का एक क्षेत्र है, कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे हम जब कोयला पढ़ाऊंगा, खनिज पढ़ाऊंगा, तब उसमें चर्चा करेंगे बरसिंग सर की। और एक 11 क्षेत्र नागौर का, ठीक है। तो नागौर का 11 है, मातासुक कशनाऊ क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक लंबी पट्टी के रूप में ये वाला एक पाया जाता है आपके क्षेत्र, ठीक है। तो ये वाला हो गया अपना कहाँ, कौन सा? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है जो पोकरण, बालोतरा, पोकरण, फलोदी और बालोतरा, इन तीनों के मध्य एक त्रिभुजाकार आकृति में पाया जाता है। और बीकानेर के बरसिंग सर से लेकर के अपने नागौर के 11 क्षेत्र के मध्य भी ये वाला अपना पाया जाता है। और इसे बाड़मेर जैसलमेर का पथरीला मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पथरीला मरुस्थल है, अब इस मरुस्थल की हम बात करें, मरुस्थल के कुछ एक नाम है, ठीक है। अब देखो भाई, मरुस्थल के क्या है? ये प्रकार है। अब मरुस्थल के प्रकार कितने हैं? कितने प्रकार का मरुस्थल होता है? तो याद रखना मित्रों, 3 प्रकार का मरुस्थल होता है। कितने? 3 प्रकार का।